हारने का गम था या खुशी के आंसू थे कि इतने लोगों ने आप पे अपना आभार जताया है और अपना विश्वास जताया है? देखिए, ओखला में अभी तक इतनी वोट कोई नहीं लेके गया, ये तो सब जानते हैं। दिल्ली जैसे जो एक कैपिटल सिटी है, हम ये कह सकते हैं हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, उसमें पीने का पानी नहीं है। और अगर हम बात करें पिछली गवर्नमेंट की, तो उनके तो इतने बड़े बड़े वादे थे। जनता ना बहुत भोली भाली है। अच्छा, और तो आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस लगा, डूसू का और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन थे दिल्ली में? मेहनत तो दोनों जगह है, चाहे आप स्टूडेंट या यूनियन का इलेक्शन लड़े या आप काउंसलर एमएलए का चुनाव लड़े। तो क्या जनता इतनी ज्यादा भोली है कि उसको ये नहीं पता कि हम किसको इलेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ डराने के नाम पे ही वो अपना वोट चेंज कर लेते हैं? तो आपको नहीं लगता कि सबसे जो मेन कारण है जो इस चीज का, वो है कि लैक ऑफ एजुकेशन? यदि मैं अगर एमएलए होता या मैं आगे एमएलए बनूं, तो यहाँ पर एक कॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे ना डिग्री है पर नौकरी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। तो सर एक चीज बताओ, आपको सब ये बोलते हैं कि नेता नहीं बेटा है हमारे विधानसभा में, तो ये नाम कहाँ से मिला आपको? देखिए, ये नाम लोगों ने दिया और ये नाम सिर्फ कुछ महीने कुछ दिनों में नहीं कमाया हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पारपैक शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अक्सर पॉलिटिक्स सिर्फ सीट जीतने का ही मात्र खेल नहीं है, उसमें लोगों का दिल भी जीतना पड़ता है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो काफी इंस्पिरेशनल है यूथ के लिए, और पॉलिटिक्स में भी काफी कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। तो मैं आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूंगा मनीष चौधरी जी का, जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग की थी 2007 से, और आज 2025 में उनका ये सफर कैसा रहा, आज हम डिकोड करेंगे पॉलिटिक्स को बिल्कुल कोर से, कि कैसे कोई यूथ अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो कैसे वो आ सकता है, कैसी इनकी जर्नी रही। तो आज हम बड़े ही डिटेल में इसको डिकोड करेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष चौधरी सर का। सर आपका सर, स्वागत। बहुत बहुत। तो मनीष सर, 2007 में आप डूसो के सेक्रेटरी बने थे, और अक्सर ये कहा जाता है कि किसी को भी अपना पॉलिटिक करियर स्टार्ट करना हो तो वो डूसो से स्टार्ट करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आज 2025 में अभी आपने रिसेंटली दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में एमएलए का चुनाव लड़ा, और उसमें आपको 66,000 वोट मिली। तो ये सफर कैसा रहा आपके लिए? देखिए, मेरा जो कॉलेज में एडमिशन हुआ था वो 2005 में हुआ। मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा से स्कूलिंग करने के बाद मेरे पिताजी मुझे चाहते थे कि मैं जामिया यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिले, क्योंकि वो खुद जामिया से पास आउट है, और उनका ये शौक था कि मुझे वो एक खिलाड़ी बनाए, क्योंकि खुद फॉर्मर पूर्व ओलंपियन रहे हैं। तो उन्होंने मेरा जामिया में एडमिशन करा दिया। जब मैं जामिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉल करने के बाद, सर्टिफिकेट्स वापस लेने के बाद, मैं चला गया लोधी रोड पे साई मंदिर। मैंने उनके सामने देखा कि साई मंदिर से निकलते हुए सामने दयाल सिंह कॉलेज, और पीछे लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था DU। तो मैंने कहा कि चलो एक बार चल के देखा जाए। मैं अंदर गया और मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कट ऑफ में आपका जो मार्क्स हैं उसमें आ रहे हैं। मैंने दयाल सिंह कॉलेज में BA प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। तो मैं कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई भी करी, फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा, और मैंने 2007-8 में मुझे डूसू चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं सेक्रेटरी 2007-8 में जीत के आया। और जैसे कि आपने बोला कि कैसा सफ़र रहा अब तक का, सफ़र बहुत अच्छा रहा। किस्मत ने भी और लोगों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। 2012 में काउंसलर का चुनाव जीते, 2017 में नीतू जो मेरी वाइफ है वो काउंसलर का चुनाव जीती, 2022 में फिर चुनाव जीता, वुमेन के लिए रिजर्व थी। और मेरी मेहनत और मेरी लगन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के चुनाव में मुझे ओखला विधानसभा से एमएलए का कैंडिडेट बनाया। तो अगर आप वो 2007-8 से लेके और आज तक का सफर देखें तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लगभग 17-18 साल
से मैं एक्टिव हूँ, मैंने लोगों के लिए काम किए हैं, मैं क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय भी हूँ। तो मैंने इन 17-18 साल में बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखा, प्रैक्टिकली सीखा है। बहुत लोग सीधे ऊपर से प्लांट किए जाते हैं, पैराशूट से आ जाते हैं बिल्कुल। और आके चुनाव लड़ जाते हैं। मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से अपना जीवन का सफ़र है वो शुरू करा, और मैं जहाँ भी जितना भी पहुँचा हूँ, मैं अपनी मेहनत के बल पे पहुँचा हूँ। बिल्कुल। तो सर, मनीष सर, आपने एक चीज देखी, जो आपने 15-17 साल पॉलिटिक्स को दिए और इसमें आपने उतार चढ़ाव सारी चीज देखी, और अभी जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसमें आपने 66,000 वोट्स ली, और ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर ओखला की सीट पे अब तक शायद ही किसी ने इतनी ज्यादा वोट्स ली होंगी। तो जब वो रिजल्ट आया उस टाइम पे हारने का गम था या खुशी के आंसू थे कि इतने लोगों ने आप पे अपना आभार जताया है और अपना विश्वास जताया है? देखिए, ओखला में अभी तक हम्म। इतनी वोट कोई नहीं लेके गया, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। और ये वोट भी यहाँ की जनता ने दी, हमारे लोगों ने दिया, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया। लेकिन निराशा थी, दुख भी था। हार तो हार ही होती है। और मुझे लगता था कि मैं चुनाव जीत के जाऊंगा, विधानसभा में जब मैं बैठूंगा तो मैं ओखला की भलाई के लिए, ओखला के बेटरमेंट के लिए मैं काम करूंगा। आज मुझे जब आप देखते हैं या कोई भी देखता है ओखला को, तो बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है, क्योंकि जो काम और जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाए। तो मुझे दुख तकलीफ हारने से ज्यादा इस चीज की है कि आज भी ओखला वैसा का वैसा ही है, जो इतने सालों में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुई। वो नहीं हुई। ठीक है। तो मनीष सर, एक चीज बताओ कि जब आप दूसरों का इलेक्शन लड़े तो हम ये देखते हैं कि दूसरों का इलेक्शन है ना, काफी कहते हैं चकाचौंध वाला इलेक्शन रहता है, पर उस इलेक्शन से सीधा जब आप विधानसभा के इलेक्शन में आए, दिल्ली इलेक्शन में, तो कहते हैं कि उसमें बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस लगा, डूसू का और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन थे दिल्ली में? तो ये दोनों अलग ही एक्सपीरियंस रहते हैं, तो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करो कि दोनों में आप क्या मिस आउट करते हो और क्या सबसे अच्छी चीज दोनों में आपको लगी। देखिए, मेहनत तो दोनों जगह है। बिल्कुल। चाहे आप स्टूडेंट या यूनियन का इलेक्शन लड़े या आप काउंसलर एमएलए का चुनाव लड़े, मेहनत तो दोनों में ज़्यादा है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब दूसरे लोग क्या कहते होंगे, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि क्षेत्र की पॉलिटिक्स करना ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल। क्योंकि आप तो एक जगह तो सिर्फ स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स कर रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनके लिए काम कर रहे हो, और एक जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, गांव भी है, सोसाइटीज भी हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी भी हैं, झुग्गियां भी हैं। तो सब सारे लोग इसमें मिले जुले हैं। तो वो बहुत अच्छा था। आप जाकर स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई लड़ना, वीसी ऑफिस के बाहर, रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर, प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर, और कहीं ना कहीं ग्लैमर भी होता है। बिल्कुल। डूसू चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे उस समय। आज तो खैर लिंगदो कमेटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े जो है काफिले के साथ निकलना, तो वो एक मतलब ग्लैमर वाला चुनाव समझिए। और ये बिल्कुल ज़मीन पे आकर ये वाला चुनाव लड़ा जाता है। बिल्कुल आपको एक गरीब जो बेचारा झुग्गी में रह रहा है, उसके साथ भी आपको बैठना है, उसकी तकलीफ भी समझनी है, और एक कोई मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, उसको भी सुनना है। कि दोनों के अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग व्यू पॉइंट है, सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मनीष सर, एक चीज बताओ, जैसे हम कहते हैं कि ओखला है ना बड़ा ही कंजस्टेड इलाका है, कहते हैं काफी ज्यादा गलियां हैं वहां पे, तो आप जब उस गलियों में जाते हैं, देखते हैं चीजें, और आप इतने साल से अपने विधानसभा में तैयारी कर ही रहे हैं, और आप बड़े ही, लोग कहते हैं कि बड़े ही ग्राउंडेड हैं सर, मैंने कई लोगों से पूछा था तो कहते हैं सबसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो सबसे मेन इशू आपको क्या लगा कि ओखला विधानसभा में सबसे मेन इशू क्या है, और अगर कल को आप चुन के आते हो तो आपका मेन फोकस उस पर क्या रहेगा? देखिए, ओखला एक ऐसी विधानसभा है जो पूरी दिल्ली में शायद
टॉप 3 उसमें आती है जहाँ सबसे ज्यादा वोट है। ओके। लगभग 4 लाख वोटर वोट करता है ओखला के लिए। जब मैं तो वैसे भी ओखला में 10-15 साल से जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार उन गलियों में गया जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया और बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है। पहले कांग्रेस रही वहां से एमएलए, अब आम आदमी पार्टी का एमएलए है 3 बारी से। अगर आप जाके देखो तो मतलब स्थिति ऐसी है कि लोग वहां पर रह नहीं सकते। अच्छा। सीवर नहीं है, हम्म। पानी की लाइन नहीं है। अगर करोड़ों रुपए के सीवर का लाइन और पानी की लाइन डाली जाती है तो वो 3 महीने में वापस ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। पानी पीने का गंदा आने लगता है। उनके पास कोई अच्छी डिस्पेंसरीज नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मैंने तो वो गलियां देखी हैं जिनमें जहां पर दिन में स्ट्रीट लाइट जलती है। अच्छा। सब जगह तो आपने रात को सुना होगा, दिन में तो इतनी भिड़ी हुई गलियां हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी दिन में नहीं पड़ती है। वहां पे दिन में स्ट्रीट लाइट जलानी पड़ती है। उन लोगों के लिए पार्क नहीं, घूमने के लिए कि मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा सकते। आप झुग्गियों में जाओ, जो हमारे यहाँ पे कैंप्स हैं, वहां पर सीवर लाइन ही नहीं डली अब तक। वहां पर सड़कें ही नहीं बनी है, पानी की लाइन नहीं है। उनके लिए कोई अच्छी, जब ये कहते थे आम आदमी पार्टी वाले मोहल्ला क्लिनिक, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कोई अच्छा स्कूल नहीं। आप ये सोचिए कि हमारे बराबर में बदरपुर विधानसभा है, कालका जी है, जंगपुरा है, संगम विहार है, इधर ओखला हो गई, कोई अच्छा बड़ा कॉलेज नहीं है बिल्कुल। जहाँ होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो काम के नाम पे तो ओखला के लोगों को ठगा ही है। तो मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है देखकर कि लोग तो रहे तो इंसान ही रहे वहां पर। पर आप ये बताओ कि सबसे बड़ी जो इशू है वो क्या है? मतलब सारे इशू तो हैं, हाँ। सस्टेन कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा क्या है वहां पे? वहां पर सबसे जो बड़ा इश्यू है वो हॉस्पिटल का इशू है। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। वहाँ सबसे बड़ा इशू है कि लोगों के पास घूमने के लिए पार्क नहीं है। सिर्फ मेरे वार्ड को छोड़कर, जहाँ मेरा वार्ड है, जहाँ से मेरी जो वाइफ है वो निगम पार्षद है, काउंसलर है, उसको छोड़कर आपको ओखला में कहीं आपको घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क नहीं मिलेंगे। अच्छा। पानी नहीं है, पानी सबसे बड़ी कितने में समस्या। पानी वहां पर लोग खरीद के पीते हैं। वहां पर जो पानी बेच रहे हैं उनकी चांदी है। लोग एक दिन में 40 से 50 रुपए की गरीब आदमी वहां पर खरीद के पीता है। अगर कहीं है तो पानी का बोर है। पानी का बोर वही, उसका आप टीडीएस देखिए कितना होगा, वही ग्राउंड वाटर जो है, क्योंकि आसपास गंदे नाले हैं तो आप ग्राउंड का, जमीन का पानी अब अंदाजा लगा सकते हैं कैसा होगा। तो नहीं है। तो बेसिकली इतने साल में जब ओखला विधानसभा के लोगों को आप गंगा की सप्लाई, जो फ्रेश वाटर होता है, जो आरओ वाटर होता है, वो नहीं दे पाए तो आप देंगे तो देंगे क्या ओखला के लोगों का? तो सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली जैसे जो एक कैपिटल सिटी है, हम ये कह सकते हैं हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, उसमें पीने का पानी नहीं है। और अगर हम बात करें पिछली गवर्नमेंट की, तो उनके तो इतने बड़े बड़े वादे थे और ये कहते थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और जिस इस तरह से आप बता रहे हो, तो मुझे तो ये लगता है कि वो इतने सालों से वो जो प्रॉब्लम है वो एकदम से तो होगी नहीं, वो सस्टेन करती आ रही है। कितने सालों से जो पहले थी वो अभी भी है। तो मनीष सर एक चीज बताओ कि प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ऐसा क्या है कि लोग उन्हीं बार बार उन्हीं लीडर्स को फिर लाइक वोट करते हैं और उनको इलेक्ट करके भेजते हैं? फिर ऐसा क्या है कि वो नेता ही नहीं चेंज कर पा रहे? देखिए, जनता ना बहुत भोली भाली है। अच्छा। और उनके लिए कोई ऐसा झूठा फरेबी आदमी चाहिए जो उनको बहका सकता है, घुमा सकता है। इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मनीष ये कहते रहे कि डेवलपमेंट पे वोट दीजिए, काम पे वोट दीजिए, मैं आपका काम कराऊंगा। तो आप लोग हमारे यहाँ के लोगों से पूछो, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, मैंने कितना काम कराया है, मैं काम कराऊंगा। और दूसरी तरफ सिर्फ बीजेपी को डराकर, अगर बीजेपी आएगी तो मकान तोड़वा देंगे, बीजेपी आएगी तो जो है आप लोगों को के साथ बीजेपी क्या कर देगी, बीजेपी सारे आपके अधिकार छीन लेगी, तो वहां पर डरा कर, अगर आप, जो मेरे सामने आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, जो विधायक है, अगर आप उनसे पूछो, आप उनकी पूछो नहीं, उनसे वीडियोस देखो उनकी फेसबुक पे, अच्छा, या उनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, तो आपको सारी वीडियो चुनाव में यही मिलेंगे कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो वो कर देगी, बीजेपी मनीष आ गया तो आपके मकान तोड़वा देंगे, आपके बिजली के मीटर हटवा देंगे, आपके लिए जो है कोई काम नहीं करेंगे, पानी नहीं आ पाएगा आप लोगों का।
तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं थे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसने डेवलपमेंट किया हो किया। तो मांगे वोट। हम्म। उसने तो सिर्फ भड़का कर लोगों से, डरा कर लोगों से वोट मांगी है। तो मनीष भाई एक चीज बताओ, जैसे हम देखते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लगा लेते हैं कि जो आपका एमएलए है उनके ऊपर काफी चार्जेस भी लगे थे, और जैसे हमने न्यूज़पेपर में भी देखे, तो क्या जनता इतनी ज्यादा भोली है कि उसको ये नहीं पता कि हम किसको इलेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ डराने के नाम पे ही वो अपना वोट चेंज कर लेते हैं? तो आपको नहीं लगता कि सबसे जो मेन कारण है जो इस चीज का, वो है कि लैक ऑफ एजुकेशन, कि हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है लोग, और उनको जो बोलते हैं वो उसको ही क्रेडिबल मान के और उसी चीज को अपने माइंड में सेट करके वो वोट दे लेते हैं। तो कल को हम मान के चलते हैं कि जनता आपको इलेक्ट करती है, तो सबसे पहला काम ऐसा क्या होगा जो आप अपने एरिया में एजुकेशन लेवल को बढ़ा सको, और जो सबसे मेन प्रॉब्लम आपने जो पानी की कही आप उसको चेंज कर सको? ऐसा क्या करोगे? देखिए, यदि मैं अगर एमएलए होता या मैं आगे एमएलए बनूं, तो यहाँ पर एक कॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप 11th और 12th की एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चा पढ़ने 12th के बाद? तो अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ठीक है। स्कूल्स और खुलने चाहिए। स्कूल की कमी है, जितनी जितनी आबादी है, जितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से स्कूलों की कमी है। तो और स्कूल खुलने चाहिए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, जिसमें बच्चे जाकर अपने मनपसंद जो है कोर्सेज में एडमिशन ले सके, जिसमें जिसका जैसा इंटरेस्ट हो। और आपने दूसरा सवाल पूछा पानी को लेकर। देखिए, अगर यहाँ का जो विधायक, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए था आज से कुछ महीने पहले तक, अगर वो चाहता तो क्या उसके लिए कोई छोटी बात थी? बिल्कुल। कि दिल्ली में ओखला में आप जो पानी है उसको बढ़वा दें। आज ओखला में होली फैमिली हॉस्पिटल के बराबर में दिल्ली जल बोर्ड का जो है बूस्टर है। आप आ जाएं, जसोला में चर्च के सामने बना हुआ है, सरिता विहार बना हुआ है। तो आप इसमें क्या पानी नहीं बढ़वा सकते थे? अगर आज 4-5 MGD पानी है, क्या आप उसको 8 MGD 9 MGD नहीं कर सकते थे? और बड़े बड़े टैंक नहीं बनवा सकते थे? किस चीज की कमी थी? कौन रोक रहा था? तो नियत की कमी तो आती। जो अगर मैं एमएलए भी जीत के आता हूं तो मैं सबसे पहले पानी, जो सोनिया विहार का पानी है, जो गंगा का पानी है, उसको बढ़वाने का काम करेंगे, ताकि सब लोगों के पानी की पूर्ति हो सके, कि बेसिक जो नेसेसिटी है वो फुलफिल पहले करें। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ कि आजकल है ना काफी ज्यादा रील चल रही है, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कि डेमोलिशन कर रही है, और दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो दिल्ली का जो एक्शन प्लान है 241 वो 2041 का, वो ये कहता है बेसिकली कि हम दिल्ली से ना स्लम को रीलोकेट करेंगे, और उसी पे शायद बीजेपी अभी टाइम पे काम कर रही है। तो क्या इसके लिए कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या कुछ ऐसा चीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सोचा हुआ है, या इस पे सिर्फ ऐसे ही पहले स्टार्टिंग कर दिया और कुछ बना नहीं है इसके ऊपर बात? देखिए, 2022 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2022 में गोविंदपुरी के जो बराबर में झुग्गियां हैं, उनके लोगों को फ्लैट बनवा के दिए। अच्छा। आज से 3 साल पहले। और उन फ्लैट्स को मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ। ठीक है। कि कितना अच्छे फ्लैट हैं, किचन है, अंदर अच्छे साफ सुथरे टॉयलेट हैं, अच्छे रूम हैं, नीचे अच्छे पार्क हैं, ओपन एयर जिम लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, शादी ब्याह या जीने मरने के लिए अच्छे अच्छे जो है कम्युनिटी सेंटर हैं। तो मतलब मेरा मन खुश हुआ देखकर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य किया। और मोदी जी ने ये कहा है और ये करके दिखाया है कि जहां झुग्गी वही मक्का। जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अगर मैं बात करूं, गोविंदपुरी जो है में जो झुग्गियों में जो डेमोलिशन हुआ है, उनको फ्लैट दे दिए भैया। उनको फ्लैट दे दिया, उसके बाद वहां पर जो है रह रहे थे। अब जब फ्लैट दे दिए हैं आपको, इतना सरकार ने पैसा लगाया है, इतना जो है अच्छे अच्छे फ्लैट बना के दिए हैं, तो फ्लैट में रहना पड़ेगा। अब वहां पर तोड़कर और जो है झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। ऐसे ही द्वारका में दिया, ऐसे ही बहुत सारी जगह काम चल रहा है फ्लैट्स बनाने का। तो जहां से जब भी झुग्गी हटाई जाएगी, उनको फ्लैट दिए जाएंगे। ये मोदी जी की योजना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे तैमूर नगर है,
तैमूरनगर मेरे वार्ड में, मेरी विधानसभा में आता है और मेरे दिल के बड़े करीब है। ठीक है। तैमूरनगर में झुग्गी हैं 2 कैंप, आईजी कैंप 1 और आईजी कैंप 2। उसके बराबर से एक बहुत बड़ी ड्रेन जा रही है। जब बारिश होती थी तो पानी भरता था, तो बराबर में महारानी बाग एक बहुत पॉश कॉलोनी है। महारानी बाग की आरडब्ल्यू है, महारानी बाग के रेजिडेंट चले गए कोर्ट में। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि जो नाले के आसपास हैं, नाले को चौड़ा करने के लिए उनको हटाया जाए। ठीक है। अब क्योंकि भाई मेरा वार्ड है, मेरी विधानसभा है, मेरे लोग हैं, तो मेरा तो उनके साथ खड़ा होना बनता था। हम कोर्ट भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिली। तो जो नाले के पास थे, चाहे वो तैमूरनगर झुग्गी हो, कुछ हमारे खिदराबाद गांव के कुछ घर थे, उनका भी नुकसान हुआ और बड़ा पीड़ादायक था। जब किसी का घर जाता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कोर्ट के आगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे। यहाँ के लोगों ने कोर्ट में गए भी, लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डबल बेंच ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई फैसला हक में नहीं दिया। तो वहां पर डेमोलिशन हुई और उस नाले को चौड़ा किया गया, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। और जो हमारे झुग्गी के लोग थे आईजी कैंप के, हम उनको लेकर मुख्यमंत्री के पास भी गए। हमारे सांसद हैं, हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उनके पास भी गए। और अब हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं। जो पर्टिकुलर वो 40-50 घर थे, उनको कहीं ना कहीं रीलोकेट किया जाए, कहीं ना कहीं उनको फ्लैट दिया जाए, उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए जो अधिकार की लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। तो जहां भी कहीं झुग्गी टूटी है, जैसे वजीरपुर में टूटी है, वो बिल्कुल वो रेलवे वालों ने तोड़ी है। वो रेलवे बिल्कुल ट्रैक के ऊपर झुग्गी आई हुई थी, तो वो रेलवे ने तोड़ी है। अब रेलवे को दिल्ली सरकार कैसे रोक सकती है? कोई हादसा हमेशा वहां हो रहे थे। तो जहां जहां कोर्ट के आदेश हुए हैं वहीं टूटी। सरकार किसी की को उजाड़ने का काम नहीं कर रही, सरकार सिर्फ बसाने का काम कर रही है। और मोदी जी ने सरकार में आने से पहले दिल्ली में गोविंदपुरी में फ्लैट दिए हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आपके बहुत नजदीक। जो पीएम आवास योजना है, शायद उसके अंडर उन्होंने शायद दिए हैं मेरे हिसाब से जो फ्लैट्स हैं। ठीक है। तो मनीष भाई एक चीज और बताओ, देखो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, बड़ा ही कहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलती हैं। आपको पता है कि जितनी भी स्लम्स है वो एकदम से तो आके बस नहीं सकती, वो पार्टी सी बसाती है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी तो अभी आई है, इतने सालों से तो कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी। बीइंग अ कैपिटल सिटी दिल्ली, तो आपको ये नहीं लगता कि जितनी भी स्लम्स वगैरह हैं कि एक कैपिटल होने के नाते हमें इनको रीलोकेट तो करना ही चाहिए? दूसरी बात, ये गवर्नमेंट से पूछ के तो बसाई नहीं थी, ये अपने आप आके ही बसाई इन्होंने। तो इसमें गवर्नमेंट इनको आवास क्यों दे? ये भी तो एक कंट्राडिक्शन आ सकता है ना, क्योंकि आपने ऐसी जगह पे गवर्नमेंट की लैंड में आके आपने झुग्गियां डाल ली और ऊपर से जो टैक्स पे कर रहा है उनका सारे रिसोर्सेज उसमें यूज होते हैं। और एक चीज हम आजकल और देख रहे हैं कि जितनी भी झुग्गियां हैं उसमें आप देखोगे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी आके बस रहे हैं। तो एक तरह से ठीक भी है, मुझे तो ये लगता है। तो आपका क्या मानना है कि इसको हम बहुत ही वास्ट तरीके से कवरेज करके हम साफ करें दिल्ली को, या आप ये कहते हो कि नहीं, इसको हम ना करके हम ये सबसे पहले रीलोकेशन प्लान बनाते हैं इनके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जब तक उनके लिए वो फ्लैट्स नहीं बना दी जाते तो किसी को किसी के घर से उजाड़ना ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से बसाया होगा, या वो उससे पहले से भी बसे होंगे। मैं इस बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। ठीक है। लेकिन अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर किसी को हटाया जाएगा तो उसको फ्लैट भी दिया जाएगा। और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि किसी को उजड़ने ना दिया जाए। ठीक है। एक दिल्ली में डर का माहौल भी चलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है, ये झुग्गियों में जाके चला रहे हैं कि आपको तोड़ा जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर कहीं हाई कोर्ट का, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, या कोई, जैसे कि वजीरपुर का मैंने एग्जांपल दिया, या जैसे
मैंने आपको गोविंदपुरी का एग्जाम्पल दिया, तैमूर नगर का भी दिया। तैमूर नगर का दिया। अगर ऐसे कोर्ट के आदेश के बाद या जिनको फ्लैट दे दिए उसके बाद जब लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर उनको हटा रहे हैं तो उनको फ्लैट भी दे रहे हैं, बिल्कुल, उनको जगह भी दे रहे हैं। अभी एक जंगपुरा में मद्रासी कॉलोनी है, अच्छा। मद्रासी कैंप है, वहां से हटाया गया, उनको सबको फ्लैट दिए गए हैं, वो ड्रेन के ऊपर आ रहे थे। तो दिल्ली में ये दिल्ली की सरकार है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर वाटर लॉगिंग भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई झुग्गी में से कुछ घर हटाए जाते हैं तो उनको घर भी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें माहौल भी ऐसा डराया भी जाता है, लोगों को बहकाया भी जाता है, लेकिन ऐसी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी दिल्ली में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है मनीष भाई, एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि आज का जो यूथ है ना बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, और नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली में 27% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप भी एक यूथ लीडर हो, आपने काफी कहते हैं ना कि ग्राउंड से ही चीजें रियलिटी देखी हैं, और आप यूथ का दर्द भी समझते हो। तो सर इसके लिए क्या रियल सॉल्यूशन हो सकता है कि हम जो गांव से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में बेसिकली जितने भी हैं वो विलेजेस हैं, बट आजकल वो मॉडर्नाइज्ड हो गए, बट अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आज भी गांव में बड़ा ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि हम उनके लिए ऐसा क्या करें कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और बीजेपी इसके संदर्भ में क्या कर रही है? ये मैंने बात, क्योंकि सरकार बहुत मतलब बारीक तरीके से, बहुत समझदारी से लोगों की मजबूरी को समझते हुए, लोगों की परेशानी को समझते हुए सरकार इस चीज पे काम कर रही है। ठीक है। और लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले, नौकरी मिले, उसके ऊपर लोग सरकार बड़ी बारीक नजर से उसमें पहल भी कर रही है। देखिए, मैंने बोला कि जैसे एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम, उसमें 1997 के बाद भर्तियां नहीं हुई है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। ठीक है। लोग जब नौकरी लगे, आज वो रिटायरमेंट पे भी हैं, अब उनकी जगह किसी दूसरे को लगाना भी जरूरी है। तो हम एमसीडी में बहुत हजारों लाखों लोगों को जो है रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में दे सकते हैं, हम पीडब्ल्यूडी में दे सकते हैं, ठीक है, डीडीए में दे सकते हैं, दिल्ली पुलिस में दे सकते हैं। और हम जैसे रोजगार मेला लगा सकते हैं, बिल्कुल, अलग अलग कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को वहां बुला सकते हैं। जो जिस टाइप का बच्चा होगा, जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे स्किल्स होंगी उसके उसके आधार पे उसको नौकरी मिल सकती है, और सरकार इसमें कर रही है। मैंने हमारे पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं, मैंने उनसे इस मामले में बात करी, क्योंकि लोग हमारे पास भी आते हैं, बिल्कुल, कि आपकी सरकार है, आप हमें नौकरी दिलाइए। देखिए, नौकरी मिले, और नौकरी मेरिट बेस पे, मेरिट के बेसिस, कोई पक्षपात नहीं, कोई ये उसका आदमी है, इसका आदमी है, कुछ नहीं। आदमी आए और अपनी काबिलियत पर वो नौकरी पाए, और नौकरी निकलती रहे, और लोग नौकरी पाते रहें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी की सरकार इस पे काम कर रही है। ठीक है। तो एक चीज और बताओ मनीष सर, कि आज के टाइम पे ना डिग्री है पर नौकरी नहीं है, और हम जब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना काफी ज्यादा स्कीम भी चलाई थी, स्किल इंडिया, रोजगार मेला, पर आपको ये नहीं लगता कि उसको ना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ गैप है, और उसको फुलफिल करने की बड़ी जरूरत है? तो ऐसा क्या मेजर इशू है कि इतनी सारी स्कीम्स, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी जो बेनिफिट्स हैं वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। अच्छा, ये जो है डाटा है, और जो हमने देखा है अपनी आंखों से। देखिए, आप तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना स्किल इंडिया या रोजगार के लिए मेला लगाते हैं, लेकिन देखिए दिल्ली में कितने 11-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं कहते कि आपने नौकरियां नहीं दी? बिल्कुल, दिल्ली में वो भी दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं की पहल? लेकिन वो बीत चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बिल्कुल सही कहा, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो स्किल इंडिया को करके या रोजगार को करके जो भी चीजें करी गई हैं,
वो वहाँ नीचे तक आती थी, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। कंट्राडिक्शन है स्टेट सेंटर में। अब हमारी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, नगर निगम में भी। और आप ये देखिएगा, अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। अगर आप देखेंगे तो मात्र 4 से 5 महीने दिल्ली की सरकार को बने हुए हैं, और कारोबार काम मतलब जिसने हैंड ओवर किया है, जो काम संभाला है मुख्यमंत्री जी ने, वो मात्र 3.5 महीने हुए हैं। बिल्कुल। तो 3.5 महीने में आप 11 साल का जो है काम वो 3.5 महीने में कर दें। करा भी बहुत है, कर भी बहुत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सड़क पर है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा अपने जीवन में जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं। तो अभी 3.5 महीने हुए, आप देखिएगा कि 6 महीने 7 महीने के बाद आपको फर्क नजर आएगा, चीजें ग्राउंड पे आ जाएंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जब 5 साल के बाद दोबारा चुनाव आएगा, तो ये सरकार 40 साल 30 साल में जितनी भी सरकार रही है उनसे बेहतर, उनसे अच्छी लोगों के लिए काम करने वाली साबित होगी। ठीक है, तो मनीष सर ने ना काफी बड़ी बात बोली है, और आज हम अपनी ऑडियंस को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब 5 साल पूरे होने वाले होंगे ना दिल्ली के, तब हम मनीष सर के साथ दूसरा पॉडकास्ट जरूर करेंगे। जरूर, पक्का। क्योंकि सर ने हमारे ऑन कैमरा ये बोला है कि अभी हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ है बेसिकली, और अभी काफी टाइम पड़ा है। तो हम जब 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे, सर के सामने वो सारी उपलब्धियां भी रखेंगे, वो चैलेंजेस भी रखेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन हो, आप जो चाहते हो कि बेसिकली हम सर से पूछें आने वाले टाइम में, और अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हो कि हम दूसरे वाला सेशन सर के साथ कर सके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो सर एक चीज और बताओ कि अभी आपने जैसे बात करी, हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट का ना काफी टसल चलता था, एलजी हमारी फाइल पास नहीं होने दे रहा है, एलजी वो नहीं कर रहा है, तो कुछ भी ना होने के जो बहाने थे वो सब एलजी पे डाल देते थे कि भाई पास नहीं हो रही तो एलजी, कुछ भी नहीं हो रहा एलजी। और जब कुछ उपलब्धि का काम आता था वो कहते थे कि ये तो हमने किया है। तो आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा था टोटली? बस मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ये स्क्रिप्ट में लिख लिया था, पीआर कर रहे थे बेसिकली, कि कोई भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम लास्ट में जाके जो सारा ठीक रहा है वो एलजी साहब के ऊपर फोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। हर अच्छे काम के लिए एलजी साहब ने, जो दिल्ली में लोगों की, दिल्ली की जनता की भलाई का काम था, सब में एलजी साहब ने मदद करी। सब में जो है कभी भी मुझे लगता है कोई फाइल को थोड़ी देर भी नहीं रोका। ये तो एक दूसरे पे बस खाली ब्लेम गेम है। बड़े आसान तरीका किसी के ऊपर आप जो है ठीकरा फोड़ दो, दोष दे दो कि उसको कि भाई इसकी गलती है। ठीक है, तो सर एक चीज और बताओ, अभी ना थोड़े दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो अरविंद केजरीवाल का जो बंगलो बना था उसमें जो कर्टेन्स लगाए गए थे, जो टाइल्स लगाए गए थे, उसका बिल है ना जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा था, और उसकी वजह से कुछ जो इशू आया उनके ऑफिस को सील भी कर दिया गया था। तो आपको ये नहीं लगता कि जो ये आम आदमी की जो सरकार बनी थी, जिसमें इन्होंने वर्ड यूज किया था आम, ये आम को छोड़ के काफी लग्जूरियस बन गए थे, क्योंकि इतना जो पैसा रेनोवेशन पे जो बंगलों में लगा सकता है, जो पहले ये बोल रहे थे कि हमें ना गाड़ी चाहिए ना हमें बंगला चाहिए, हम ग्राउंड पे रहेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि आदमी कहने का कुछ और था और करने का कुछ और। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, नहीं जोरी ऊपर से सीना जोरी। तो देखिए, पहले जब आपने देखा होगा, याद होगा आपको, कि एक ब्लू कलर की वरना गाड़ी में ये आए थे अरविंद केजरीवाल जी, और इन्होंने ये बोला था सब जगह कि मैं ना बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। वैगनार थी शायद, वैगनार गाड़ी। इन्होंने सीएम बनने के बाद बड़ी महंगी 40-50 लाख रुपए की ग्लॉस्टर गाड़ी ली, शीश महल बनवाया जिसमें करोड़ों रुपए इन्होंने लगाया। और मैंने खुद देखा था एक बार कि मैं एक रेड लाइट पे था, ग्रीन को रेड कर दिया गया, मैंने कौन जा रहा है इतने काफिले के साथ, तो पता लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी। तो इन्होंने बोला तो मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी ली। तो मैं जोरी ऊपर से सीना जोरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने कहकर लोगों को वो हसीन सपने दिखाकर कि मैं आप लोगों की तरह आम आदमी, और उनको ठगा है, उनके विश्वास को, उनके इमोशन को इस आदमी ने ठगा है। इसीलिए जो है ये जो 2025 का परिणाम आया कि ये
चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाए और हार गए, यही कारण है। और आपने शायद नहीं देखा होगा वो शीश महल, अभी हम लोग वो शीश महल देख गए। अच्छा। मतलब इतना पैसा आपने जनता की जो है गाड़ी कमाई का पैसा आप उस घर में लगा रहे हो, इतने महंगे महंगे पर्दे। भाई हम भी एक अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं। बिल्कुल। हम भी जो है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं वैगनआर गाड़ी में घूमूंगा और आज मैं मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा हूँ। हमारा काम है, हम बिजनेस भी करते हैं, टैक्स भी देते हैं उसका सरकार को, और आप देखिएगा नंबर 1 टैक्स पेयर है जो हमारा बनता है, हम उसके हिसाब से सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। और हम गाड़ी में घूम रहे हैं, हमने लोगों को ये तो नहीं कहा कि हम वैगनआर में घूमेंगे जी हम जीतने के बाद। तो ये इन्होंने लोगों को बोलकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है अरविंद केजरीवाल ने। और अभी तो बहुत सारी जो है परतें खुलने वाली हैं, अभी तो सारी फाइलों की जांच हो रही है, सीएजी अपनी रिपोर्ट धीरे धीरे सबमिट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जिन्होंने दिल्ली के साथ, दिल्ली की भोली वाली जनता के साथ विश्वासघात किया, भ्रष्टाचार किया, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मनीष सर ने ना एक हिंट दे दिया है कि आने वाले टाइम में दिल्ली पॉलिटिक्स में ना काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और वो भी बड़े लेवल पे। तो मनीष सर एक चीज बताओ कि इनका है ना एक बहुत ही कहते हैं कि पीआर स्टंट आया था, हम ये बोल सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से हमने ये कर दिया, अब हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं जाना पड़ेगा, और अब आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक थी उनकी कुछ परफॉर्मेंस थी या नहीं थी? और दूसरी बात जो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सेंट्रल के ना कह सकते हैं कि एक स्कीम आई थी आयुष्मान भारत, जो बार बार सेंट्रल से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि आप इसको दिल्ली में इम्प्लीमेंट करो, पर हर बार इनके पार्टी के जो कह सकते हैं कि लीडर्स थे वो कहते थे कि नहीं ये पैसा खाने की स्कीम है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जबकि उसमें 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर इंसान को मिलता। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ अपने पीआर के लिए कर रहे थे और जेन्युइनली कंसर्न्स नहीं थे लोगों के लिए? देखिए, जो आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2 फायदे इसमें से अपने आप को लिए। पहला तो जो जितने भी इनके कार्यकर्ता, उनकी कहीं भी कोई जगह, उसमें इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला। अगर वो वहां पर उसको 15,000 रेंट की जगह है, 15 से 20,000, तो इसको ये 50,000 रुपए रेंट पे। अच्छा। तो मतलब अपने कार्यकर्ताओं को सीधा सीधा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उनको रेंट में दे रहे थे। दूसरा, दवाइयों के नाम पे बहुत बड़ा कब्जा। अच्छा। दवाई अगर आप जाओ मोहल्ला क्लिनिक में तो आपको डॉक्टर नहीं मिलता था, डॉक्टर मिलता था तो दवाई नहीं मिलती थी, दवाई मिलती थी तो जब लोग दवाई लेते थे तो लेने में डरते थे कि दवाई एक्सपायरी डेट की ना हो, नकली ना हो। और अगर दवाई मिलती भी थी लोग तो क्या मिलता था, पैरासीटामोल, डोलो, हर जो है बीमारी की इनके पास यही 2 दवाई रहती थी। कोई टेस्ट, कोई कुछ नहीं। गंदगी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, वो मोहल्ला क्लिनिक कम लगता था, कूड़ेदान ज्यादा लगता था, रात को उसमें कुत्ते सो रहे होते थे, जगह जगह गंदगी, जगह जगह जो है कुत्ते, सुअर, इस तरीके के जानवर उसमें पड़े रहते थे। और शराबी भी कई देखने को मिलते थे। मतलब रेन बसेरा बना लिया था शराबियों ने। रात को अपने सोने का अड्डा बना लिया था, कोई देख रेख करने वाला कोई था नहीं। तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा बड़ा पैसा उसमें खराब किया गया, और लोगों की, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हुई। गलत दवा लेने से लोगों का विश्वास मोहल्ला क्लिनिक से उठ गया था। ठीक है। और आप अगर आप बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की, आयुष्मान योजना की, तो उन्होंने दिल्ली में इसलिए लागू नहीं होने दिया, इन्होंने दिल्ली के लोगों का बड़ा नुकसान किया है। अपने स्वार्थ को देखते हुए, अपने बेनिफिट को देखते हुए, चुनाव के बेनिफिट को देखते हुए इन्होंने दिल्ली की जनता का बड़ा नुकसान किया। आज आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो गई है, आप ये विश्वास कीजिएगा लगभग 2,000 लोगों को का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना में मैं करा चुका हूँ। अच्छा। उनको कार्ड दे चुका। आप मेरे फेसबुक को देख सकते हैं, लोगों के जो है सारी डिटेल फेसबुक के ऊपर है। तो ये मनीष सर ने ना बहुत बड़ा काम किया बेसिकली कि 2,000 लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिलाना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आज के टाइम पे छोटी से छोटी बीमारी भी अगर किसी को हो जाती है तो आप मान के चलो, किसी भी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 से 20 हजार का तो मेरे हिसाब से नॉर्मली तो आपका बिल आने ही आना है। तो 5 लाख का
हेल्थ कवर 2000 लोगों को, लाइक इट्स अचीवमेंट। 5 लाख नहीं है अब 10 लाख है। अब 10 लाख है। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार मोदी जी की तरफ से, 5 लाख रुपए दिल्ली की सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए। तो ये देखो 2000 लोगों को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, और वो भी मनीष भाई ने अपने लेवल पे, मतलब हर इंसान का अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में करवाया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि स्टेट में किसी की पावर की सरकार है तब वो कुछ नहीं कर पाई, और उन्होंने बिना पावर के कर। और जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बहुत दुआएं देके जाते हैं मोदी जी के लिए, अच्छा। रेखा गुप्ता जी के लिए, हमारे लिए बहुत खुश होके जाते हैं। अगर कोई भगवान न करे कि वो कभी बीमार पड़े, तो उनको पता है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी नेता के घर के आगे जो है चक्कर और जूते नहीं घिसने पड़ेगे कि हमारा अस्पताल का बिल माफ करा दीजिए। ठीक है। वो जाएंगे सीधा और उस 10 लाख रुपए के कार्ड से अपना इलाज कराएंगे और बड़े शान से वो अपने घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो एक चीज मैं मनीष भाई को एक बोलना चाहूंगा, शायद ऑडियंस को नहीं पता, कि मनीष भाई अपने दम पे हर महीने कम से कम, मैं कोई कॉस्टिंग नहीं इसमें ऐड करूंगा और नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता, क्योंकि कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि एक हाथ से किसी का काम करो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो मनीष भाई बुजुर्गों के लिए, यंग बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार मेला या बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम चलाते रहते हैं अपने एरिया में, और हर महीने ये बिना इस लालच के कि मुझे इलेक्शन लड़ना या जीतना है, पूरे साल, पूरे 5 साल 10 साल हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं। तो सर एक चीज बताओ, आपको सब ये बोलते हैं कि नेता नहीं, बेटा है हमारे विधानसभा का, तो ये नाम कहां से मिला आपको? देखिए, ये नाम लोगों ने दिया, और ये नाम सिर्फ कुछ महीने कुछ दिनों में नहीं कमाया हुआ, ये लोगों का विश्वास जीता गया और उसमें सालों लगे हैं। और आप पेंशन की बात कर रहे हैं, आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। बेटा और भाई किस लिए बोला जाता है? अभी कुछ दिन पहले एक महिला, एक उसके फादर जिनका नाम संतोष है और उनकी बेटी, वो बेटी अपने गोद में 3 महीने के बच्चे को लेके आई और मेरे सामने आके रोने लगी। मैंने बोला क्या बात हुई है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरी मदर को कैंसर है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें वो एडमिट है। ठीक है। और लगभग 80,000 रुपये का बिल है, आप हमारे उस बिल में मदद करा दीजिए। अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है कि हम वो बिल चुकाकर हम अपने माँ को वापस अपने घर ला पाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने इतने जमा कर दिए और इतने बच गए हैं। तो मैंने और हमारी टीम ने, जो हमारी टीम है, हमने वो पैसा इकट्ठा किया और उनको वो पैसा जो भी 30-40 हज़ार रुपये बचा था हमने उनको दे दिया। वो अपने मदर को वहां से ले आए घर। जब वो लेके आ रहे थे तो मैंने बोला कि आप चिंता ना करें, आगे का इलाज भी हम करेंगे। ठीक है। तो वो जब डिस्चार्ज होके आ गई वहां से, तो वो बेटी और उसके पिताजी दोबारा मेरे पास आए कि भाई इलाज कराइए। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में नेक्स्ट डे बिठाया और मैं उनको सीधा हर्ष मल्होत्रा जी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनके घर ले गया सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बिठाकर शादरा जसोला से। और मैंने उनका एम्स में डायरेक्टर के लिए उनका लेटर बनवाया एमपी साहब का, और उनको सीधा वहां से मैंने एम्स हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया और उनको बताया कि आप जाकर सीधा लेटर दीजिए और आपका हो जाएगा। अब विश्वास कीजिएगा, उनको नेक्स्ट डे की डेट मिली, जहां उनको 4 महीने की नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट डे की डेट मिली, 2 दिन बाद उनको एडमिट कर लिया, चौथे दिन उनको जो है मतलब नेक्स्ट डे उनको सारा चेकअप हुआ, सारे टेस्ट हुए, और चौथे दिन उसका ऑपरेशन हो गया। फिर वो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसके बाद वो अपने घर आ गई, बिल्कुल ठीक ठाक है। आगे की कीमो, आगे की रेडिएशन सब एम्स की तरफ से होगी। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है। एक दिन मेरे पास एक जो है बुजुर्ग लेडी आ गई रोती हुई कि मेरे हस्बैंड को ब्रेन में ट्यूमर है और आप मेरी मदद करा दीजिए वरना कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप भरोसा रखिए, मैंने श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी से, जो सांसद हैं साउथ दिल्ली से, बड़े मतलब मेरे लिए पिता तुल्य ही हैं। अच्छा।
तो मैं उनके पास लेके गया, उन्होंने लेटर बनाया एम्स के लिए, वो एम्स गए। आप ये सोचिए, जो 15 लाख रुपए की सर्जरी थी, 7 लोगों डॉक्टर्स की टीम ने उसकी ब्रेन की सर्जरी करी और आज बिल्कुल ठीक है, और हफ्ते में एक बार मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने जरूर आते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है, और यही कर करके लोगों ने तभी अपना बेटा माना, वरना कोई ऐसे ही नहीं बेटा मान लेता किसी को, कोई ऐसे ही नहीं भाई मान लेता। तो मनीष सर, मैं अपनी ऑडियंस के बिहाफ पे आपको बिल्कुल सैल्यूट करना चाहता हूँ। जो काम आप कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता, बेसिकली मैं जेन्युइनली बताऊं, क्योंकि पॉलिटिक्स है ना आज के टाइम पे इतना क्रिंज हो गई है। आप देख ही रहे हो, कहने को करता कुछ और है, ठीक है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। पर आप जिस कहते हैं ना कि मन भावना से लोगों के साथ जुड़े हो, शायद यही रीजन है कि इस विधानसभा में आपको 66,000 वोट मिले, जो आज तक शायद ही किसी को मिली होगी, ठीक है, आपके विधानसभा में, जहां पे हम अक्सर बात करते हैं वोट पोलराइजेशन की, वहां पे आपको इतने लोगों ने आपको प्यार दिया। तो मैं और मेरी जितनी भी ऑडियंस है, आपको बस यही कह सकते हैं कि हम सदैव आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए और हमेशा ऐसे करते रहिए, और हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। तो सर एक चीज और बताओ कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में यूथ का लीडर बनना कितना मुश्किल है, सिर्फ ओल्ड फेसेस ही क्यों? देखिए, अभी आप देखिए, मोदी जी ने कितने युवाओं को दिल्ली विधानसभा में मौका दिया। अच्छा। मुझे दिया, बिल्कुल। मेरे एक दोस्त हैं रवि नेगी, जो पटवर्धन से एमएलए बने, उनको दिया। मेरे एक दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, भाई है मेरा, दीपक चौधरी बादली से, मेरी एज का है, उनको दिया। एक मेरा एक और दोस्त है रवि कांत, जो त्रिलोकपुरी से एमएलए बना है, वो मुझसे भी मुझे लगता है 3-4 साल छोटा हो, उसको दिया। एक और मेरा दोस्त है राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, उसको दिया। एक और मेरा दोस्त है संदीप सहरावत, अच्छा, मुंडका से, मटियाला से, हम्म। उसको दिया संदीप सहरावत को। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है। ये मोदी जी ने तो युवाओं की लीडरशिप खड़ी करी है। बिल्कुल। ये मोदी जी ने तो टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और आप मुझे बताइए, रेखा गुप्ता जी कौन सी जो है सीनियर सिटीजन है, वो भी यंग है, डायनेमिक है, कितनी बार काउंसलर रही हैं, और आज दिल्ली में देखिए बिना थके, बिना मुरझाए दिल्ली के लिए क्या काम कर रही हैं। आप सोच सकते थे कभी बारिश में, मानसून में, मिंटू ब्रिज के नीचे जो है वाटर लॉगिंग नहीं होगी? आप सोच सकते थे? कभी आप सोच सकते थे कि जो लाल कुएं वाला तुकलकाबाद गांव के लिए जो रास्ता जाता है, जो सूरजकुंड के लिए रास्ता जाता है, उस ब्रिज के नीचे कभी पानी नहीं भरेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी बारिश में? कभी सोचा था? हर बार आप देखते थे फ्रंट न्यूज़पेपर की न्यूज होती थी कि बसें डूब गई हैं। आप सोच सकते थे कि जो सरिता विहार का अंडरपास है, जो तुकलकाबाद गांव के लिए जाता है, तेखंड गांव के लिए जाता है, उसमें पानी नहीं भरेगा? ये दिल्ली, और पानी भरने से भाई इतने लोगों के घर का फर्नीचर खराब होता था, इतने लोगों के घर का खराब होता था, लोग कितने नुकसान में आ जाते थे, सो नहीं पाते थे रात भर, जो है रह नहीं पाते थे, बीमारियां फैल जाती थी। तो ये रेखा गुप्ता जी की तो सरकार है जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। ये परवेश वर्मा जी तो हैं जिन्होंने दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के रोड्स पे वाटर लॉगिंग नहीं होने दी। इतने बड़े बड़े पंप खरीद के दिए, आज हर विधानसभा में पंप खरीद के दिए हैं, पंप दिए लगाए हुए हैं, जहां वाटर लॉगिंग हो तुरंत पंप लगाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय में ही ये संभव है कि ऐसा हो पाता। ठीक है। तो मनीष सर एक चीज बताओ, जिस विधानसभा से आप आते हो ओखला से, तो वहां पे ना थोड़ा सा वोट पोलराइजेशन ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन रियल है या मीडिया का नैरेटिव है, और ग्राउंड पे आप इसको कैसे फील करते हो? ध्रुवीकरण। हाँ, ध्रुवीकरण। बहुत, देखिए, मैं तो ध्रुवीकरण का ही शिकार हुआ। अच्छा। विधानसभा के चुनाव में अगर आप, मैं हर जगह गया, अपने हिंदू भाइयों के बीच में भी, अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में भी। मेरे हिंदू भाइयों को तो मेरी डेवलपमेंट की बात समझ में आ गई, लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरे डेवलपमेंट की बात समझ में नहीं आई। आज वो पछता रहे हैं। 5 महीने हो गए उन्होंने अपने विधायक को, आप अपने लोगों के भी अपने बीच में नहीं देखा। इतना बुरा हाल है, पानी के लिए हाहाकार है। बिल्कुल। लोग मेरे पास आते हैं, आज लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि भैया चुनाव तो आप ही जीतने चाहिए थे, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं तो जो है शिकार हुआ हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला जाता है। आप देखिए यहाँ के 1000 तरीके की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ के जो विधायक चुनाव जीता आम आदमी पार्टी का, मैं तो उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं पसंद करता। वो व्यक्ति जो है, मतलब अगर 1000 झूठे और बेईमान लोग मरे होंगे तब वो आदमी अकेला पैदा हुआ होगा। तो मैं तो उस आदमी का अपने मुंह से नाम ही लेना चाहता। सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है झूठ बोलकर वोट लेना, जो है डरा के वोट लेना, उसको ये राजनीति आती है। और अब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई ना दिल्ली में, किसका बुरा कर दिया, किस पे झूठे मुकदमे लगा दिए, किसका मकान जबरदस्ती तोड़ दिया, आप बताइए। और जो है लोग परेशान, तो अब भी तो अपने विधायक से ही है, उसके कामों से ही है। 15 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है, तो 15 करोड़ रुपए का हिसाब दे दे भाई, कहाँ लगा रहे हो आप। अगर लगा रहे होते तो ऐसा ओखला की हालत होती। ठीक है। तो मनीष सर, एक चीज बताओ, जैसे अभी आप जिस हिसाब से चीजें बता रहे हो, तो आपको ये नहीं लगता कि जो आम आदमी ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई थी, वो ग्राउंड वर्क पे काम ना करके, वो ज्यादातर आप ये कह सकते हो उनकी पीआर टीम काम कर रही थी कि काम इतना करो और उसका दिखाओ इतना बड़ा। जैसे हमने देखा कि बसेस के पीछे उनके मिनिस्टर्स के फोटोज रहते थे, आम आदमी के मोहल्ला क्लिनिक पे सिर्फ और सिर्फ उनके बड़े बड़े पोस्टर्स रहते थे, ब्रिजेस पे उनके पोस्टर्स रहते थे। तो एक बजट आया था, बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि कितने 1000 करोड़ उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने फूक दी, जनता का पैसा। तो इस पे आपके क्या विचार है? मैं एक बार, शायद मैं मुंबई में थे, कहाँ था और ठीक से याद नहीं है। अच्छा। मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा तो अरविंद केजरीवाल जी की एड पूरे एक पेज की। मैंने कहा भाई, अरविंद केजरीवाल यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री तो दिल्ली का है, लेकिन एड उसकी यहाँ महाराष्ट्र में। तो हजारों करोड़ों रुपए उसने एडवर्टाइज में इन्हीं चीजों में खर्च किया, और लोगों के सामने एक धुंधली, जो लोगों के सामने एक धुंधली तस्वीर जो है केजरीवाल की दिखती रहे, वो अपने जो काम नहीं किए उनको छुपाने के लिए वो उन हजारों करोड़ों रुपए जो ऐड के लिए उसने लगाया हुआ था, उसमें लगाकर वो चारों तरफ, कोई न्यूज़पेपर खोले तो अरविंद केजरीवाल, कोई न्यूज चैनल खोले तो अरविंद केजरीवाल, कार में जो है रेडियो खोले तो अरविंद केजरीवाल। तो लोगों के दिमाग में हर समय अरविंद केजरीवाल ही चलता रहता था। लोग सोचते थे कि यार चलो मेरे लिए तो नहीं करा, हो सकता है अभिषेक के लिए कर दिया हो। अभिषेक ये सोचता था कि भाई मेरे लिए नहीं करा, अरविंद कर रही आम आदमी की सरकार, हो सकता है कि पुनीत के लिए कर दिया हो, पुनीत सोच रहा है कि हो सकता है सुमित के लिए कर दिया हो, लेकिन हुआ किसी के लिए नहीं। और यही वो है जो आदमी अपने ऊपर इतना घमंड करता था कि मुझे दिल्ली से कोई हराने वाला, हिलाने वाला नहीं है। आज वो दिल्ली में नहीं, पंजाब में जाकर अपनी जो है चेहरे को छुपा रहा है, और पंजाब में आराम से बैठकर वहां की सत्ता का मजा चख रहा है, आनंद ले रहा है। ठीक है। तो मनीष सर, इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मुझे सुनने में आया है कि आप बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि आपके फादर ने ना बड़ी मेहनत करी थी बचपन से, और ये भी कहते हैं कि अपने एरिया के बहुत बड़े पहलवान भी रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स का जो इंटरेस्ट है वो कैसे जगा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? देखिए, मेरे पिताजी जो है वो बड़े मध्यम परिवार भी नहीं कह सकते, बड़े बड़े किसान के परिवार से आते थे, और हम कोई गांव के कोई इतने बड़े जमींदार नहीं थे। मात्र 5-10 बीघे का गांव में खेत था। मेरे दादाजी 2 भाई थे, तो मेरे दादाजी हल जोतते थे और जो है घर का पालन पोषण करते थे, मेरे स्वर्गीय मेरे दादाजी। और जो मेरे बड़े दादाजी थे वो पहलवान थे। अच्छा। और बहुत बड़ा उनका नाम रहा, बहुत बड़े गुरु खलीफा रहे वो, देश के बड़े जाने माने। तो नाम क्या था दादाजी का? बड़े दादाजी का, मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय रामपाल प्रधान जी। और जो उनके बड़े भाई मेरे बड़े दादाजी, उनका नाम स्वर्गीय गुरु जसराम। बड़ा फेमस नाम है, गुरु जसराम अखाड़ा भी है। ठीक है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को पहलवानी में, मतलब भतीजे लगे, उनको पहलवानी में डाला, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था, बचपन में दिख जाता है कि किसका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने पहलवानी करी, बड़ी मेहनत करी, बड़े गरीब परिवार से थे, और जैसे तैसे करके
अपने आप को जो है करा। और सिर्फ वो जो है एरिया के नहीं, वो तो देश के बहुत बड़े अच्छा। पहलवान थे। वो कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट थे। अच्छा। वो एशियन गेम्स जो 82 एशियाड हुए दिल्ली में, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे। अच्छा। हिंद केसरी, भारत केसरी रहे। ओलंपियन रहे। 1984 लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स खेला उन्होंने। कई बार नेशनल चैंपियन। तो उन्होंने तो देश का बहुत नाम रोशन किया, और बड़े गरीब परिवार से आकर आज उन्हीं की ये देन है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। उन्होंने पूरे परिवार के साथ के लिए, मेरे लिए बड़ी मेहनत करी। तो आप ऑडियंस को नाम बताओगे? मेरे पिताजी का नाम है जयप्रकाश पहलवान, और वो बहुत फेमस नाम है। पूरा सब लोग उनको जानते हैं, और आज वो दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तो ऑडियंस में कहना चाहूंगा कि आप चाहते हो कि मैं जयप्रकाश सर की जो स्टोरी है वो तुम्हारे तक लेके आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि जिस हिसाब से मनीष सर ने बताया है कि कितनी गरीबी देख के और वो ऊपर तक आए हैं, तो ये ही स्ट्रगल की जो स्टोरी होती है ये मोटिवेट करती हैं यूथ को भी और हमारे देश के नागरिकों को भी। और हमें ऐसे ही लोगों को आगे लेके आना है जिनकी कहानी शायद अनसुनी है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, तो हम उनको आगे लेके आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। तो मनीष सर, जो आज आपने हमें चीजें बताई हैं शायद ही कोई इतना फ्री होके बातें कर पाए, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया है कि कैसे पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी बेसिकली, कैसे परिवार से आते हो और आपने ओखला विधानसभा के लिए क्या क्या किया है। तो आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो मनीष सर का जो स्ट्रगल था वो सिर्फ दिखावे का नहीं है, वो काफी साल से चला रहा। आप ये देख सकते हो जो टाइमलाइन है 2007 से 2025, इट्स ऑलरेडी बीन 18 ईयर्स। और 18 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। और इस 18 साल में उन्होंने लो फेज भी देखे हैं, हाई फेज भी देखे हैं, इलेक्शन लड़ाए भी, इलेक्शन लड़े भी। ठीक है, अब आगे की जर्नी के लिए हम सर को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। और मेरी ऑडियंस और मैं हमेशा सर के साथ हैं। सर, आप बस यूथ के लिए काम करते रहिए, और हम इस बात की श्योरिटी देते हैं कि यूथ आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच।